में भी कर चुका हूँ और CMD पे भी रन कर चुका हूँ। लेकिन सर इसको आप को हैंड राइटिंग चाहिए या वही से इसका नहीं नहीं यार, स्क्रीनशॉट ले मुझे लें? हैंड राइटिंग नहीं चाहिए। आई वांट सॉफ्ट फॉर्म आउट ऑफ इट, ठीक है ना। आई कैन टेक सॉफ्ट फॉर्म, नो प्रॉब्लम। आई डोंट नीड रिटन और लेकिन प्रिंटेड असाइनमेंट, ठीक है ना। इट्स फाइन। लेकिन सर यू ये डोंट CMD नीड। CMD की जो कमांड है और ये कोड वगैरह जो है इसकी फाइल बना दी हाँ, या स्क्रीनशॉट इनकी कोड you के just जरिए? have to show me your code, written code, as well as if you have done any output. If you have any output, you just have to show it in a file. एक word document बना के उसमें आप मुझे show कर सकते हैं, and I'll mark you up. If you are over here, I can mark you up. Otherwise, you can give it to your CR and he can hand me over. ठीक है ना? Just make sure that it is not copied from anyone else. It is made by you and you alone. ठीक है ना? It's your own attempt. Let's start with today's नहीं work सर, and ठीक है ठीक है सर। जी। Let me turn on the slides. अच्छा, आप लोगों से जो मेरी लास्ट डिस्कशन हुई थी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को याद कराता चलूं कि हम लोग लास्ट क्या डिस्कस कर रहे थे। इन द लास्ट सेट ऑफ लेक्चर्स हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, हम लोग CPU स्केड्यूलिंग के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे और उसके जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, उन एल्गोरिदम्स को हमने वन बाय वन देखा था। और कुछ सिंपल एल्गोरिदम हमने सबसे पहले देखे थे, जिसमें से सबसे आसान एल्गोरिदम जो था उसका नाम था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, जिसमें बड़ी सिंपल सी बात थी कि जो प्रोसेस पहले आएगा हम उस पहले प्रोसेस को जो है वो प्रोसेस करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसकी बारी आएगी, उसको हम सर्व करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी तफसीली तौर पे हमने FCFS स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो हमने डिटेल में हमने देखा था। और इनफैक्ट हमने इसमें ये भी देखा था कि उसमें जो कॉन्वॉय इफेक्ट है उसका क्या रोल होता है, कॉन्वॉय इफेक्ट क्यों होता है, कब हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो उनका फ्लो जो है वो रुकता है, या उसकी जो सिचुएशन है, जो रेडी क्यू है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। इसके लिए प्लीज आपने जो है वो, हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इस लेक्चर में ऑलरेडी बहुत सारा काम है। तो प्लीज जो हमारा लास्ट लेक्चर है उसको आपने कवर करना नहीं भूलना, और किताब जो है वो आपकी बहुत हेल्प करेगी इस चीज को मिटिगेट करने में या समझने में। आज जो हमारा टाइम जो काम है वो होगा जी, हाँ जी जी, आज हमारा जो एल्गोरिदम है जिसको हम टारगेट करेंगे, इनफैक्ट हमने ये कर लिया था, सॉरी हमने कर लिया था, हमने देखा था एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग। हाँ, आज हमारा जो काम है दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम में जो प्रीएम्प्टिव मैकेनिज्म्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिदम, और उसके बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता उस मुश्किल एरियाज की तरफ लेके जाते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम की बात करूं तो बड़ी सादा और आसान सी बात है कि जो हमारा प्रोसेस जो है वो सबसे शॉर्ट होगा, जिसका CPU बर्स्ट सबसे शॉर्ट होगा, उसको हम CPU उसके हवाले करेंगे। बड़ी आसान सी बात है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। जिसका CPU बर्स्ट जो है वो पहले होगा, कम होगा, उसको हम दे देंगे, उसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे, उसको हम पहले CPU हवाले करेंगे। जिस तरह हमारे सामने ये एक एग्जांपल है, और मैं एग्जांपल आपके सामने एक दफा दोबारा गो थ्रू करूंगा जिससे आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। सो आई हैव मल्टीपल प्रोसेसेस P1, P2, P3 एंड P4, और इस प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास इनके, लेट मी, हाँ जी, इन प्रोसेसेस के अपने अपने बस टाइम है। एक का बस टाइम 6 है, एक का 8 है, एक का 7 है, एक का 3 है। तो अगर मैं यहाँ आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि यार इसके अंदर हमारा जो सबसे पहला प्रोसेस जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे वो कौन सा होगा, तो आप बड़े आराम से कहेंगे सर ये तो वैसे भी एक शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम है। तो ऑब्वियसली सर इसमें तो हमारे पास जो है जो सबसे पहला प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा जी? कोई बता सकता है जी कौन सा पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए? जी रफी। P4। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल, आयशा ने भी सही बताया भाई, उसका सबसे कम बस टाइम है तो उसकी बारी आएगी, उसकी बारी आएगी, और वो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो किसकी बारी है? P1 की बारी है। और P1 की बारी इसलिए है क्योंकि उसका बस टाइम जो है वो 3 के बाद उसका नंबर आता है, 6 नंबर पे आता है। फिर P3 की बारी आती है, और वो हमारे पास क्यों आती है? क्योंकि 7 जो है उसकी बारी है, बस टाइम उसके बाद आए। और फाइनली जो P2 है उस बेचारे की बारी सबसे आखिर में क्यों आएगी? क्योंकि उसका बस टाइम सबसे ज्यादा है। और इस एल्गोरिथम के तहत हमारी प्रायोरिटीज हमेशा वो प्रोग्राम्स होंगे, वो प्रोसेसेस होंगे जिनका बस टाइम सबसे कम है। और अगर हम इसका एवरेज टाइम कैलकुलेट करें
और इसका हम अगर एवरेज टाइम कैलकुलेट करें सबका, तो ये हमारे पास तकरीबन 7 मिली सेकेंड्स का एक एवरेज टाइम जो है वो हमारे पास आता है। इसी के बेसिस पे हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस भी किया था, हमने ये कहा था कि हम जो है एक फॉर्मूला हम जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। उस फॉर्मूला के तहत हमारा जो नेक्स्ट सीपीयू बस टाइम क्या होगा वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो पहला सवाल है कि हमें नेक्स्ट सीपीयू बस टाइम की जरूरत क्यों है। इस एल्गोरिथम की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि उसको चाहिए कि एग्जीक्यूशन से पहले जब ये प्रोसेसेस अपने आप को पेश करते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, तो आपको पहले से ये बताना होगा कि इसका बस टाइम क्या है। कोई भी प्रोसेस एग्जैक्टली नहीं पहले से बता सकता कि उसका बस टाइम क्या होने वाला है, वो अपने फ्यूचर के बारे में कोई जजमेंट नहीं दे सकता। And that is one of the biggest problem of this algorithm, because it requires an information which is not available before a program is run. So इसके लिए हमने फिर एक फार्मूला डिवाइस किया और हमने कहा कि हम इस फार्मूले की मदद से हम जो है वो नेक्स्ट सीपीयू बस टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि Tn जो हमारे पास है वो हमारे पास वो एक्चुअल सीपीयू बस टाइम है किसी भी प्रोसेस की nth सीपीयू टाइम। यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूं, पहले भी मैंने जिक्र भी किया था, अगर मैं कहूं T1, तो T1 क्या है? T1 का मतलब है इस प्रोसेस नंबर P1 का सबसे पहला जो बस टाइम होगा उसको हम T1 कहते हैं। तो अगर लेट्स सपोज वो हमारे पास 1 है तो हम कहेंगे कि यार ये हमारे पास T1 है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि यार ये जब नेक्स्ट टाइम ये आएगा हमारे पास, तो इसका बस टाइम क्या होगा। नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा तो उस वक्त इसका बस टाइम क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है टाउ n प्लस 1। ठीक है ना। टाउ n प्लस 1 का मतलब है कि अगर 1 के अंदर हम 1 करें तो इसका मतलब है वी वांट टू कैलकुलेट T2 टाउ 2, दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। और हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ शुड वी कैलकुलेट दैट। तो बड़ी आसान सी बात है, प्रेडिक्टेड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा एक फार्मूला गिवन है। हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करके हम प्रेडिक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया भी था, लेकिन कंटिन्यूटी की वजह से मैं आपके लिए एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं। तो यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे जिसको हम अल्फा के नाम से जानते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के दरमियान एग्जिस्ट करेगी। तो अगर हम इस फार्मूला को देखें, हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बाय Tn प्लस 1 माइनस अल्फा टाउ n। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसमें हमारे पास टाउ की वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक जरूरत है लास्ट वैल्यू। तो लास्ट हमारे पास इसका एग्जीक्यूशन टाइम था, वो हमें इंफॉर्मेशन होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमने कैलकुलेट किया था, हमने कुछ यूं किया था कि अगर हम अल्फा की वैल्यू को 1 कर दें, अगर हम अल्फा की वैल्यू को 1 कर दें तो हमारी जो टाउ n प्लस 1 है, यानी कि जो प्रिडिक्शन है, इट वुड इंटायरली बी डिपेंडेंट ऑन द लास्ट एग्जीक्यूशन और बस्ट टाइम ऑफ द प्रोग्राम। मिसाल के तौर पे अगर आपका लास्ट T1 जो है वो 1 था, T1 जो है 1 के बजाय हम करते हैं इसको 3 कर दें। ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं 3। तो अब आपसे मेरा ये सवाल है कि टाउ 2 जी, टाउ 2 की क्या वैल्यू होगी जी, यानी कि इसका जो नेक्स्ट सीपीयू बस टाइम की जो प्रेडिक्शन है वो क्या होगी जी, कोई बताना चाहेगा मुझे। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू 1 है, अल्फा की वैल्यू 1 है जी, क्या होगी जी? जी जी बताएं बताएं, आपने सही बताया है, बिल्कुल यू आर राइट। 4 सर। अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो तो मल्टीप्लाई बाय हमारे पास वैल्यू 3 है, तो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होगी जी? इसका बड़ा आसान सा सवाल जवाब, यानी कि अगर उसने लास्ट टाइम 3 मिली सेकेंड लिया था तो इस बार भी हम प्रिडिक्ट ये कर रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 3 मिली सेकेंड होगी। हो सकता है हम ये गलत नहीं हो, इसमें जरूरी नहीं है कि हमारे पास, तो हम अल्फा की वैल्यू जो है अगर हम 0 ले लें तो इसका मतलब है कि हमारी प्रिडिक्शन है वो फिक्स्ड है। यानी कि अगर हमने टाउ 1 जो है वो अगर हमने 3 मिली सेकेंड ली है
तो टाउ 2 है वो भी 3 मिली सेकेंड होगी, टाउ 3 भी है वो 3 मिली सेकेंड है। हमने प्रिडिक्शन फिक्स कर दी है, हमने उसकी कोई हिस्ट्री को किसी तरह जो है वो हम कंसीडर नहीं करे। हमने कहा है कि यार हमारी प्रिडिक्शन है कि यार ये हमेशा बस 3 आएगा, ये हमेशा जो है वो हमेशा इसकी जो होगा। सो दीज आर टू एक्सट्रीम्स, दीज आर टू एक्सट्रीम्स। तो हम लोग इस एक्सट्रीम के बजाय आमतौर पे अल्फा की वैल्यू 1/2 जो है वो हम लेते हैं इसके काउंट करने के लिए। तो हमारे पास ये आपके सामने एक प्रिडिक्शन का मॉडल आपके सामने गिवन है, जिसमें मैं आपको देखूंगा। ये देखें जी, यहां पर आपको नजर आ रहा है कि यहां पर हमारे पास सीपीयू बस टाइम जो है वो, एक्चुअल सीपीयू बस टाइम जो है वो 6 है, लेकिन जो गेस था वो क्या था जी? गेस क्या थी? गेस की वैल्यू क्या थी जी? हमारा गेस क्या था? 10। नजर आ रहा है आप लोगों को? हेलो जी, नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं, यस सर, आ रहा है। सर आ रहा है। हेलो, खामोश नहीं होना है प्लीज। आ रहा है सर। हाँ जी, अच्छा जी। तो हमारा ये हमारे पास प्रिडिक्शन थी 10, हमारे पास एक्चुअल आया 6। उसके बाद हमने इस फार्मूला के तहत हमने दोबारा प्रिडिक्शन की 8, और उसके बाद आपकी एक्चुअल थी 4, फिर आपने प्रिडिक्शन की 6, ठीक है, और इस बार आपका जो एक्चुअल है वो क्या आया? 6। तो इसका मतलब कि नहीं, क्या ख्याल है? प्रिडिक्शन ने की 6 और रिजल्ट भी आया 6, फिर हमने की प्रिडिक्शन 6 और रिजल्ट क्या आया? 4, फिर हमसे मिस हो गए। फिर हमने की प्रिडिक्शन 5, रिजल्ट आया 13, प्रिडिक्शन की 9, रिजल्ट आया 13, प्रिडिक्शन की 11, रिजल्ट आया 13, प्रिडिक्शन की 12, एंड सो फॉर। अगर आप ये फार्मूला गिवन आपको हो और आपसे कहा जाए कि इस प्रोसेस का अगला बस टाइम प्रिडिक्ट कर दें, तो पेपर में आप कर दोगे कि नहीं कर दोगे जी? इस फार्मूला के तहत कैलकुलेट कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे जी? जी सर, कर दें। पेपर में इस तरह का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। आई वुड गिव यू किसी भी प्रोसेस का आपके सामने जो है वो एक गिवन होगा कि उसका बस टाइम कितना है, और आपको कहा जाएगा कि इसकी नेक्स्ट वैल्यू प्रिडिक्ट करें। गिवन आपके पास अल्फा जो है वो ये हो, तो प्लीज इसका जो है वो नेक्स्ट प्रिडिक्टेड बस टाइम कैलकुलेट करें। तो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट दैट वैल्यू। वेरी इजी फॉर्मूला, यू कैन ऑलवेज डू दैट। अब हम डिस्कस करेंगे जो हम थोड़ी सी नई चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो हम but now we are going to be able to preempt this program. अब मैं थोड़ा सा आपको याद कराता जाऊं कि प्रीएम्पशन का क्या मतलब था। प्रीएम्पशन का मतलब ये था आपका सीपीयू छीन ले, आपसे सीपीयू वापस ले ले, तो इसको हम प्रीएम्पशन के नाम से जानते हैं। और प्रीएम्पशन क्यों किया जाता है? उसके बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह ये है कि लेट्स सपोज आप जो है वो सीपीयू को पकड़ के बैठ गए हैं और छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो उस सूरत में आपसे जबरदस्ती वो पीसी जो है वो सीपीयू तो यहां पर हम स्पेसिफिकली प्रीएम्प्टिव एसजेएफ जो हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिथम है उसको हम करेंगे, और इसको अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम इसको कहेंगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। चले हम इसकी एग्जांपल करते हैं ना, तो आपको बिल्कुल परफेक्टली 100% ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमें क्या करना है। चले आपसे मैं यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस P1, P2, P3 और P4 चार हमारे पास प्रोसेस है। यहाँ पर हमारे सामने गिवन है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम का मतलब है कि कौन कब आ रहा है। साल तो में कह रहे हैं 0 पे आ रहा है, P2 टाइम नंबर 1 पे आ रहा है, P2 P3 जो है वो 2 पे आ रहा है, और P4 एक अपना बस टाइम है 8, 4, 9 एंड 5। अब हमने क्या करना है? अब हमने इस एल्गोरिथम की मदद से हमने कैलकुलेट करना है कि इसमें हमारा जो कौन सा प्रोग्राम, कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि टाइम नंबर 0 के ऊपर प्रोसेस नंबर P1 आया,
प्रोसेस नंबर P1 ने जब 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट किया और टाइम इस वक्त है 1, मैं रिपीट करता हूं, प्रोसेस P1 टाइम 0 मिली सेकेंड अपने आप प्रोसेस है। एक का नाम है P1, एक का नाम है P2, एक का नाम है P3 और एक का नाम है P4। हर प्रोसेस अपने अपने वक्त पर इस सिस्टम को मौसूल होता है। P1 जो है वो टाइम नंबर 0 पे आ रहा है, P2 टाइम नंबर 1 पर आ रहा है, P3 जो है वो टाइम नंबर 2 पे आ रहा है और फाइनली P4 जो है वो टाइम 3 पर आ रहा है। ये अपने अपने वक्त पर हमारे पास आते हैं अपने आप को एग्जीक्यूट करवाने के लिए और हर एक का अपना अपना बस टाइम गिवन है 8, 4, 9 एंड 5। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब मैं आपके सामने जो मैं पेश कर रहा हूं वो हम इस एल्गोरिथम से प्रीएम्प्टिव मदद से हम इसकी एग्जीक्यूशन का स्केड्यूलिंग चार्ट बना के आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। आपको मैं एक दफा उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं। तो लेट मी डू दैट अगेन। मैं आपके सामने दोबारा करके देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो प्लीज आपने मेरे जवाबात भी साथ साथ देने हैं ताकि आप क्लियर हो। तो सबसे पहले टाइम नंबर 0 पर सिस्टम के पास कौन आएगा? पहला सवाल आप लोगों से मेरा है, टाइम नंबर 0 पे सिस्टम के पास कौन सा, अच्छा सर साउंड का मसला आ रहा है, एक मिनट बिलाल आप लोग ठहरे, मैं जरा एक काम करता हूं, उससे शायद हमारी आवाज बेहतर हो जाए। अच्छा जी, मेरी आवाज कुछ बेहतर हुई है जी? इज इट बेटर अ बिट और नॉट? इज इट बेटर नाउ? अच्छा चले मैं पूरी एग्जांपल दोबारा करता हूं, ठीक है? ये दोबारा एग्जांपल करता हूं, ठीक है? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिथम में हमने सिर्फ एक नया इजाफा किया है और उस इजाफे का नाम है प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन क्या है? प्रीएम्पशन का मतलब है जब किसी भी प्रोसेस की जिद्दी बिहेवियर की वजह से, ज्यादा टाइम कंज्यूम करने की वजह से, उस सीपीयू की जान न छोड़ने की वजह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसको जबरदस्ती सीपीयू उससे छीन लेता है, इस अमल को हम प्रीएम्पशन के नाम से जानते हैं। तो ये एल्गोरिथम जो है वो एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम है। जी मेरी आवाज अब क्लियर है जी आपको? जी क्लियर ना? यस सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा तो आई एम डू, तो हमारे पास इस एग्जांपल में 4 हमारे पास जो है वो प्रोसेसेस है, P1, P2, P3, P4। P1 जो है वो टाइम नंबर 0 पर आ रहा है, P2 टाइम नंबर 1 पे आ रहा है, P3 टाइम नंबर 2 पे आ रहा है और P4 टाइम नंबर 3 पे आ रहा है। आपसे मेरा सवाल क्या है? हम इसका एक चार्ट बनाने लगे, हम इसका प्रीएम्प्टिव चार्ट बनाने लगे। टाइम नंबर 0 के ऊपर कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू होगा? आप लोगों से मेरा सवाल, टाइम नंबर कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा? सर P1 जी P1 स्टार्ट होगा, बिल्कुल आपने सही कहा। P1 जो है वो 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड जब एग्जीक्यूट होगा, अब क्या होगा? इस तरह क्या होगा जी? जब 1 मिली सेकेंड गुजर जाएंगे तो सिस्टम का टाइम क्या हो जाएगा? सर 1 हो जाएगा फिर। हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, आसान सवाल है लिए जी। बिलाल आप कुछ कह रहे थे? जी सर 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही कहा, यू आर राइट, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, माइक ऑफ कर दें ताकि वो एको ना आए। तो राइट नाउ हमारा जो टाइम होगा वो 1 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा? हमने कहा कि टाइम नंबर 1 के ऊपर हमारा प्रोसेस नंबर P2 जो है वो अराइव करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और वो कहता है कि प्लीज मुझे सीपीयू दे दें। अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास 2 मसाइल हैं। सबसे पहला ये कि हमारे पास P1 का 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग कितना रह गया जी?
सर 7 सेकंड। 7 मिली सेकेंड रह गया। अब जब P1 जब आएगा और P1 का 4 मिली सेकेंड आएगा, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम था वो ये कहता था कि शॉर्टेस्ट जॉब को हमने पहले करना है। तो शॉर्टेस्ट जॉब इस वक्त कौन होगी, P1 होगा या P2 होगा? सर P2 है Shortest job क्योंकि कौन होगी? 4 मिली सेकंड सर चाहिए। एग्जैक्टली हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब इस वक्त P2 हो जाएगी, बिकॉज राइट नाउ P2 का जो टाइम है बस टाइम वो सिर्फ 4 है, जबकि P1 का रिमेनिंग बस टाइम जो है वो 7 है। इसलिए P1 जो है वो 1 होगा, फिर वो 2 होगा, यहां पर 2 इस्तेमाल करेगा, फिर 3 होगा, और उसके बाद ये कैलकुलेट होके यानी कि ये 1 2 3 4 एंड 5 तक ये एग्जीक्यूट होगा। यहां पर एक सवाल और भी आता है। यहां पर ये सवाल है कि टाइम नंबर 2 पे इस मकाम पे हमारे पास P3 जो है वो एंट्री करेगा। P3 एंट्री करेगा टाइम नंबर 2 पे। कहां पर आएगा जी? टाइम नंबर 2 पे P3 ने एंट्री की। तो अब यहां पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास फैसला करना है कि क्या वो P2 को कंटिन्यू करेगा, क्या वो P3 के हवाले कर देगा, या वो P1 को एग्जीक्यूट करेगा। जी आपका ख्याल है इस वक्त हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को P2 से प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए CPU को, और उसको P1 या P3 के हवाले करना चाहिए, या P2 को आगे जाना चाहिए? जी आप लोगों का क्या जवाब है इसका? हाँ जी, क्या ख्याल है आप लोगों का? P2 से प्रोसेसर 4 छीन जो है लेना वो तो चाहिए? शॉर्टेस्ट जॉब है P2, तो वो हाँ P2 बिल्कुल आपने जवाब सही दिया। इवन दो कि हमारे पास P3 जो है वो T2 पे अराइव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, टाइम नंबर 2 पे अराइव हो रहा है, उस वक्त अराइव हो रहा है जिस वक्त P2 ऑलरेडी प्रोसेसिंग का 1 मिली सेकेंड गुजार चुका है, 1 मिली सेकेंड गुजार चुका है। लेकिन चूंकि हमारे पास जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अभी भी P2 का सबसे कम है, इस वजह से हम इसकी प्रायोरिटी अभी भी हाई है, और हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, और पॉइंट नंबर 5 तक, जब टाइम सिस्टम 5 तक होगा उस वक्त तक हमारा P2 एग्जीक्यूट होता रहेगा और P2 खत्म हो जाएगा, P2 फिनिश हो जाएगा। अब जब P2 हमारे पास खत्म हो गया, P2 को हमने आउट ऑफ क्वेश्चन कर दिया, तो कौन कौन रह गया? हमारे पास P1 रह गया, P1 का 7 मिली सेकेंड था, P3 का 9 मिली सेकेंड था, और P4 का 5 मिली सेकेंड था। अब इसके अंदर सबसे शॉर्टेस्ट जॉब किसकी है जी? सबसे शॉर्टेस्ट जॉब किसकी है जी? P4। और इसकी वजह से हम P4 को टाइम नंबर 5 पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और इसको हम एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे जब तक ये टाइम नंबर 10 तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। वंस P4 इज डन, हमारे पास जब P4 खत्म हो गया, तो अब हमारे पास कौन कौन रह गए? हमारे पास P3 रह गया और हमारे पास P1 रह गया। यहां पर अब किसकी बारी आएगी? यहां पर 7 मिली सेकेंड है और यहां पर 9 मिली सेकेंड है, तो अब किसकी बारी आएगी जी? किसकी बारी आएगी P3 रहेगी जी? किसकी बारी आएगी अब? सर P1 की, P1 की बारी आएगी, P1 की बारी आएगी, क्योंकि P1 का रिमेनिंग टाइम 7 मिली सेकेंड है, जो कि आपके 9 से ज्यादा है, आपकी 9 की वैल्यू से ज्यादा है। दैट इज वाई P1 अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा, एंड फाइनली P3 जो है वो उसको एंड करेगा। ठीक है जी, समझ आई बात की कि नहीं जी? समझ आई कि दोबारा कराऊं? यस सर। जी नहीं सर, समझ आई है, सबको समझ आ गई। दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। चलें फिर, अगर आपको समझ आ गया है तो अगर मैं आप लोगों के आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो आप इसको फिर अटेम्प्ट करने की पोजीशन में होने चाहिए। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, ठीक है जी? हमारे पास यहां पर मैं आपके सामने प्रोसेस दे रहा हूं जिसका अराइवल टाइम 1 है और 3 है और 4 है, ठीक है जी? और यहां पर हमारे पास P1 का बस टाइम जो है वो सपोज करें हम कहते हैं 3 है और 3 है और 3 है, तीनों का 3 है। अब आपसे मेरा अब हम इसको थोड़ा सा, सॉरी मैं इसको जरा वो कर लूं जी। अब हमारा सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? हमारे सामने ये एग्जांपल की जाए
तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा जी? हमारा सबसे पहला प्रोसेस कौन सा आता है? P1, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले P1 कौन सा होगा? P1 होगा, जो कि ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा सर। उसके बाद हमारे पास अगला प्रोसेस जो है वो P2 जो है वो कब आता है? वो टाइम नंबर 3 पे आता है। तो पहले तो ये एग्जीक्यूट होगा 1 से लेकर 2 और ये 2 और ये 3। तो यहां पर P1 ने खत्म होना है, राइट? P1 ने यहां पर खत्म होना है, 3 पे खत्म होना है, क्योंकि टोटल बर्स्ट टाइम उसका 3 है। तो P2 साहब जो है वो आते कब है? वो 3 पर आते हैं, 3 क्वांटम पे आता है। तो 3 पर जब वो आता है तो उस वक्त आप प्रोसेसर किसके हवाले कर देंगे? आप प्रोसेसर P2 के हवाले कर देंगे, इसलिए कि इस वक्त और तो कोई प्रोसेस है नहीं, उसका भी हमारे पास टाइमिंग जो है वो कितनी है? 3 है, तो वो चलेगा 3 से लेकर 4, ठीक है। अच्छा, अब 4 पर जब ये 1 मिली सेकेंड जब चला तो उस वक्त जो है हमारे पास P3 साहब जो है वो चल कर आ गए। देखें, अगर आप देखें तो हमारे पास P3 का जो अराइवल टाइम है वो 4 है। तो यहां पर अब सवाल ये है कि P2 जो है उसके कितने मिली सेकेंड रह गए? P2 के 2 मिली सेकेंड रह गए, और P4 जो है उसके टोटल जो है वो कितने मिली सेकेंड का प्रोग्राम, कितना बस सेकेंड है? उसके बस टाइम 3 है। तो यहां पर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? क्या हम P2 को खत्म करेंगे या हम P2 जो है को वो सर। प्रोसेसर इससे छीन के P4 के हवाले करेंगे? जी, क्या जवाब है आपका? सर P2 जी, 2 मिली सेकेंड चाहिए इसको। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि P2 को हम खत्म होने देंगे, और P2 जो है वो 3 से 4, 4 से 5, और हमारे पास ये 3 मिली सेकेंड है, 1 2 3 6 पे हमारा खत्म होगा। जब ये 6 तक आएगा ये अपने आप को खत्म कर देगा, P2 जो है यहाँ खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम किसके हवाले कर देंगे? हम P3 के हवाले कर देंगे, सॉरी P3 के हवाले कर देंगे बाकी प्रोसेसर, जो कि 9 तक इसको खत्म करेगा। बात समझ आई आपको कि नहीं? इस एग्जाम्पल से आपको एक दफा फिर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज जब हमारी ये रिकॉर्डिंग सेव हो तो उस रिकॉर्डिंग को 1-2 दफा अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, ताकि आपको अच्छी तरह से जो है वो कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से आ जाए। ये हमने क्या किया था, ये समराइज करते हैं। हमने प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को जो है हमने प्रीएम्प्टिव मोड में जो है वो एग्जीक्यूट करने की 2-3 दफा प्रैक्टिस की थी। जिस तरह हमने पहले एवरेज टाइम कैलकुलेट किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह आप एवरेज टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मेथड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अच्छा, मैं जरा नोमान को एंट्री करा दूं उसके बाद। अच्छा, अब हम क्या करने लगे? हाँ बिल्कुल एहतशाम, आपने जवाब दिया हुआ है बिल्कुल। अच्छा जी, शायद नवाज शायद किसी वजह से जा रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास एक और एल्गोरिथम है, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग क्या होती है? प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में का मतलब ये है कि जब हम प्रोसेसेस को अपनी मर्जी की और अपनी पसंद की प्रायोरिटी लगा के उनको हम एग्जीक्यूट करें प्रोसेसर के थ्रू, तो उसको हम प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग के नाम से जानते हैं। हमने जो ये लास्ट एल्गोरिथम किया था जिसका नाम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम है, वो ऑलरेडी एक जनरल प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है। और इसकी जो स्केड्यूलिंग है वो किसकी प्रायोरिटी की बेसिस पे है? वो उसकी प्रायोरिटी किसकी बेसिस पे? वो प्रायोरिटी जो है वो बेसिकली उसके ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि उसका जो क्वांटम है, टाइम क्वांटम, जो उसका जो सीपीयू बर्स्ट है वो उसकी प्रायोरिटी की बेसिस है। यानी कि अगर आपकी सीपीयू बर्स्ट जो है वो कम होगा तो आपकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, और अगर आपका सीपीयू बर्स्ट बहुत बड़ा होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, तो आपकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली कम कर दी जाएगी। दिस इज ए प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। उसकी एक एग्जांपल तो आपने ऑलरेडी कर दी। सो एससीएफ एल्गोरिथम क्या है? इट इज अ सिंपल प्रायोरिटी एल्गोरिथम, जहां पर आपकी जो प्रायोरिटी है इट इज बेस्ड ऑन इनवर्स ऑफ सीपीयू बर्स्ट टाइमिंग। जितना ज्यादा सीपीयू बर्स्ट ज्यादा होगा उतनी प्रायोरिटी कम होगी, जितना सीपीयू बर्स्ट छोटा होगा उतनी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए प्रायोरिटाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ एग्जीक्यूशन, इट्स ए प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन। लेकिन हमारे पास बहुत सारे और टाइप्स की प्रायोरिटीज भी होती हैं, और एक उनमें बड़ी जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्ट्रेटजी है वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी प्रायोरिटीज खुद लगाता है कुछ फिक्स्ड नंबर के थ्रू, 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 4000 तक
बहुत सारी प्रायोरिटीज आप खुद उसको लगा सकते हैं, एक वैल्यू आप खुद उसको असाइन कर सकते हैं। कैसे असाइन करेंगे, कौन असाइन करेगा, ये अलग बात है, इसको हम अभी नहीं छेड़ रहे। हमारा पहली बात क्या है, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम कुछ प्रोसेसेस को प्रायोरिटी देंगे खुद से लगाई हुई, और उनकी वैल्यूज हम 0 से लेकर 4000 5000 तक कोई भी वैल्यू देखेंगे, लगा सकते हैं, उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 वाला जो होगा उसकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे कम होगी, और 4000 या 5000 वाली वैल्यू जिसकी होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आप अपने दिमाग में रफली कह सकते हैं कि यार हमने प्रायोरिटी का क्या असूल बनाया है, जिसकी वैल्यू 0 रखी गई है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, और जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, 7 है, 10 है, 20 है, 4000 है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो हम इसमें दोनों अप्रोचेस इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीएम्प्टिव अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो प्रीएम्प्टिव है वो हमने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में अच्छे से डिस्कस किए है, काफी डिटेल में डिस्कस किए। हमारे पास प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो स्टारवेशन का आता है। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, स्टारवेशन का मतलब है कि कुछ प्रोसेसेस को लो प्रायोरिटी इतनी ज्यादा दी गई है, या उनकी लो प्रायोरिटी इतनी ज्यादा असाइन की गई है कि वो बेचारों का कभी नंबर आता ही नहीं है। वो इंतजार करता रह जाता है कि यार मेरी बारी आएगी आएगी आएगी, और उसकी प्रायोरिटी कभी आती ही नहीं है, क्योंकि उस बेचारे की प्रायोरिटी हमेशा से कम है, और बाकी सारे प्रोसेसेस जो हैं उनकी प्रायोरिटी हमेशा से इससे ज्यादा होती है, और वो बेचारा स्टारवेशन का या भूख का शिकार हो जाता है। इसकी मिसाल आप दें, एक बड़ी हिस्टोरिकल एग्जांपल आपको दूं कि 1973 में उन्होंने लिनक्स का एक सर्वर जब बंद किया, तो उसके अंदर उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम उनको मिला जो कि पिछले 4 सालों से बेचारा इस इंतजार में बैठा हुआ था कि उसकी बारी आएगी और वो एग्जीक्यूट होगा। 4 सालों से, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 सालों से बेचारा इंतजार कर रहा था कि उसकी बारी आएगी, और वो बेचारा जो है वो इस इंतजार में बूढ़ा हो गया, और लेकिन उसकी बारी ना आई। तो स्टारवेशन को हम मिटिगेट करने, जी जी सर इस प्रोग्राम का नाम क्या था जो 4 साल वेटिंग यार में नाम तो मुझे भूला हुआ है, लेकिन इट वाज ऑन एन IBM system back in 1973 when the operating systems were not that mature। उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स इतने ज्यादा मैच्योर नहीं थे, तो इस वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा अकर होते थे। इसी वजह से हमारे जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें हम ये मिस्टेक नहीं रखते, ये पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता था। तो स्टारवेशन का जो हल है वो ये है कि हम उसके अंदर एजिंग का फैक्टर लगा दें, कि अगर हमारी जो कोई प्रोग्राम जो है वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, तो हम उसकी प्रायोरिटी वक्त के साथ साथ बढ़ाते चले जाएं, ताकि उस बेचारे का नंबर भी कभी ना कभी आ जाए और वो इंतजार में बूढ़ा ना हो जाए। So aging is one of the solution of mitigating this problem of starvation। तो हमारे पास एक प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का हमारे पास एक जबरदस्त किस्म की एग्जांपल है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4, P5, और हर एक का अपना अपना बस टाइमिंग है 10, 1, 2, 1 एंड 5। लेकिन इस बार हमने हर प्रोसेस की अपनी अपनी प्रायोरिटी भी मेंशन कर दी है। हमने हर एक प्रोग्राम की अपनी अपनी प्रायोरिटी मेंशन कर दी, 3, 1, 4, 5 एंड 2। और हम ये डिफाइन करते हैं कि हाई प्रायोरिटी जो है, हाई प्रायोरिटी वो होगा जिसकी वैल्यू कम होगी, और लो प्रायोरिटी वो होगा जिसकी वैल्यू हाई होगी, उसकी प्रायोरिटी होगी लो। अब मेरा आपसे सवाल है कि राइट नाउ अगर ये सारे प्रोसेसेस एक ही वक्त में टाइम नंबर T0 के ऊपर पहुंचते हैं, तो सबसे पहला कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और क्यों होगा? आप लोगों से मेरा सवाल जी। सर P2 होगा, क्योंकि इसका जो बर्स्ट टाइम है सर वो 1 है। बिल्कुल, बस टाइम 1 नहीं है, इसकी प्रायोरिटी 1 है। आपने जवाब बिल्कुल सही दिया, लेकिन इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसलिए P2 एग्जीक्यूट होगा।
ठीक सर है, बात ये समझ आई? प्रायोरिटी 1 जो दिया है ये सर तो बस टाइम की वजह से दिया है ना? नहीं नहीं, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था। हमने जो प्रायोरिटी पिछले एल्गोरिथम में जो हमने डिफाइन किया था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम में, उसमें आपकी बात 16 आने दुरुस्त थी, क्योंकि उस वक्त प्रायोरिटी का उसूल ये था कि जिसका सबसे कम बस टाइम होगा उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। लेकिन इस एल्गोरिथम में हमने वो उसूल नहीं इंप्लीमेंट कर रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हम प्रायोरिटी अपनी मर्जी से असाइन करेंगे, हम जो है वो बस टाइम के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो राइट नाउ जिस प्रोग्राम की, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि P नंबर 2, उसको सबसे पहले, अगर सपोज इसका बस टाइम 1 ना होता, इसका बस टाइम 20 भी होता ना, तब भी आपने इसको पहले एग्जीक्यूट करना था। बात समझ आई आपको? तो सबसे ठीक है पहला सर। प्रोग्राम हमारा P2 एग्जीक्यूट हुआ। अब नेक्स्ट लेवल पे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए, आप लोगों से मेरा सवाल, अब किसकी P5 बारी है का। जी? P5 की बारी क्यों है? इसकी प्रायोरिटी जो है वो 2 है, हाई है। एग्जैक्टली देना तो। इसकी प्रायोरिटी हमारे पास 2 है, इस वजह से हम P5 को एग्जीक्यूट करेंगे। टाइम नंबर 6 के ऊपर हम किस प्रोसेस को अब एग्जीक्यूट करेंगे जी? अब किसकी बारी आएगी और क्यों? सर P1 की, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है देन अदर्स। हाँ ठीक है ना, वजाहत आए हमें ज्वाइन करें। वजाहत आप इतनी ज्यादा लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वजह होगी वजाहत? वजाहत हमारे साथ हैं आप? वजाहत आर यू विद अस? वजाहत जी, वजाहत हमारे साथ हैं या सो गए हैं दोबारा से? प्लीज टाइम पे आया करें, टाइम पे आया करें, ठीक है? चीजों को वक्त पे लिया करें, गपशप जो है ये मजा नहीं करती ना, टाइम पे आया करें, ठीक है ना? मैं अभी क्लास के एंड पे हम लोग अटेंडेंस भी लेंगे। अच्छा, तो हमारे पास हम क्या कह रहे थे, हम डिसाइड ये कर रहे थे कि हमारे पास P1 की प्रायोरिटी चूंकि हाईएस्ट है तो हम 3 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब मेरा सवाल है कि जब P1 भी खत्म हो गया, P5 भी खत्म हो गया, P2 भी खत्म हो गया, तो अब जो है किस प्रोसेस की बारी है और क्यों? अगला सवाल आप लोगों से जी, अब P3 किसकी सर। बारी है और क्यों? सर ये इसकी सलीम कह रहे प्रायोरिटी हैं हाई है P4 से। P4 एग्जैक्टली, यानी कि हमारी पास अब जो वैल्यू आएगी वो P3 की इसलिए आएगी क्योंकि P3 की प्रायोरिटी जो है वो 4 पे आ रही है, इसलिए अब इसकी बारी आएगी। और आखिर में जब हमारे पास सारे प्रोसेसेस हो गए, ये सारे हो गए, ये भी सारा हो गया, तो अब आखिर में हमारे पास कौन बचा? हमारे पास P4 जो है वो हमारे पास बचा और उसकी प्रायोरिटी जो है वो 5 थी। तो हम जो है P4 को, सॉरी उसका बस टाइम 1 था और हम उसको इस लेवल पे एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज द chart, scheduling chart of these set of processes according to purely priority scheduling mechanism। आपसे मेरा यहां पर एक मजे का सवाल है कि क्या ये एल्गोरिथम जो अभी हमने डिस्कस किया है, क्या ये प्रीएम्प्टिव है या नॉन प्रीएम्प्टिव है? सवाल, क्या ये एल्गोरिथम प्रीएम्प्टिव है या ये नॉन प्रीएम्प्टिव है जी? सर नॉन जी प्रीएम्प्टिव है, जो भी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है, दरमियान में इससे ऑपरेटिंग सिस्टम सर प्रोसेसर नहीं लेता है। बिल्कुल, आपने 16 आने सही बात की। दिस एल्गोरिथम जो हमने यहां पर राइट नाउ प्रायोरिटी एल्गोरिथम डिस्कस किया है, दिस इज अ प्योरली नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, बिकॉज इन एनी केस our operating system does not take hold of that process while it is being executed। ठीक है, उससे कंट्रोल किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाता। दैट इज वाई इट इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव, इट्स अ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, ठीक है ना? ये आपको अच्छी तरह याद आए। तो हमने अब क्या डिस्कस किया? हमने एक प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की एग्जीक्यूशन जो है वो डिस्कस की। और अब हम आखिरी अपना टॉपिक जो है, जो आखिरी तो नहीं यार, आज हमने बड़ा काम करना था, लेकिन चले कोशिश करेंगे हम कितना कर सकते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज कॉल्ड द राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। बड़ा मशहूर स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है जी, आप लोगों में से शायद बहुत सारों ने इसका नाम ऑलरेडी सुना भी हो और शायद इसको एग्जीक्यूट होते हुए देखा भी हो। सो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या है? राउंड रॉबिन का मतलब होता है एक सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू, जिस तरह एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू, जिस तरह तंदूर के ऊपर क्यू नहीं बनी होती, जो पहले आएगा पहले पाएगा
पहले आएगा पहले पाएगा, सिंपल सी बात है, हम उसी क्यू में FIFO की तरह करते हैं। करेंगे। लेकिन सिर्फ एक शर्त के साथ, सिर्फ शर्त ये होगी कि हम हर एक प्रोसेस को टाइम देंगे, लेकिन हम उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम देंगे और उसको हम कहेंगे टाइम क्वांटम क्यू। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि मैं तंदूर पे रोटियां लेने जा रहा हूं और एक शख्स जो है वो तंदूर पे आया है और वो कहता है कि यार मुझे जो है 4 रोटियां चाहिए। दूसरा शख्स आया है और वो मुझे कहता है कि मुझे 5 रोटियां चाहिए। तीसरा शख्स आया है, खातून आई है, ठीक है, और वो कहती है कि मुझे 6 रोटियां चाहिए। और तंदूर वाला कहता है कि यार मैं एक वक्त में 1 रोटी दूंगा, एक वक्त में सारी 2 रोटियां दूंगा। तो सबसे पहले ये जो आया था इसको कितनी रोटियां मिलेंगी? 2 रोटियां मिलेंगी, 2 रोटियां मिलेंगी, सही है ना? उसके बाद आपके ख्याल में इसको बाकी 2 रोटियां मिलेंगी कि नहीं? क्या ख्याल है आपका जी? मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अभी क्या ख्याल है आपका? मिलेगी, लेकिन लास्ट में मिलेगी, ये दोबारा आएगा। लास्ट में मिलेंगी, इस वक्त नहीं मिलेंगी, बल्कि अब क्या करेंगे, हम इसके पास आएंगे और इसको हम 2 रोटियां दे देंगे। इस बेचारे की कितनी रोटियां बची? इसकी बची 2 रोटियां और इसकी अब बच गई कितनी रोटियां? 3 रोटियां बच गई, 2 तो मिल गई उसको। और ये जो खातून आई है जिनको 6 रोटियां मिली थी, उनको हमने दोबारा 2 रोटियां दे दी। तो इनकी कितनी रोटियां बच गई? इनकी बच गई 4, इनकी बच गई 4। उसके बाद अब हम दोबारा किसको सर्व करेंगे? अब हम दोबारा इस शख्स को दोबारा 2 रोटियां दे देंगे। जब हम इसको दोबारा 2 रोटियां दे देंगे तो इसका काम तो खत्म हो गया, इसको तो रोटियां मिल गई, ठीक है ना? अब किसको रोटी मिलेगी? अब इस शख्स को रोटी मिलेगी और अब इसकी रोटियां कितनी रहेगी? 1, सिर्फ 1 रोटी रहेगी। 2 रोटियां तो मिल गई, इस बेचारे इसको भी 2 रोटियां मिल गई, इसको भी 2 रोटियां मिल गई, इसकी रहेगी 1। और अब ये जो खातून आई है जिन बेचारे के पास 4 रोटियां रहती थी, इनको हम फिर 2 रोटियां देंगे, तो इसकी कितनी रोटियां रह जाएंगी? सिर्फ 2 रोटियां रह जाएंगी। अब आपको समझ आ रहा है? आसान एग्जांपल जी, बात Yes, समझ sir. आई कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. आसान एग्जांपल से मैंने आपको एक तंदूर की एग्जांपल आपको मैंने दी है कि कैसे एक तंदूर के अंदर हमारे पास अगर आप रोटियां देने पे आए तो राउंड रॉबिन के तहत हम कैसे उसको जो है वो तंदूर पे रोटियां देंगे 3 लोगों को। और हमने जो कितनी रोटियां देनी है या कितना टाइम एलोकेट करना है, इसको हम टाइम क्वांटम क्यू के नाम से जानते हैं, जो कि 10 से लेकर 100 मिली सेकेंड तक होगा। और जैसे ही आपका टाइम क्वांटम खत्म होगा, आपको मैं प्रीएम्प्ट कर दूंगा, आपसे मैं प्रोसेसर को छीन लूंगा और आपको दोबारा मैं रेडी क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत मैं जो है वो रख दूंगा। सो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम कैसे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं तो हमें थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाएगा। इसको अगर हम मैथमेटिकली लें, इफ वी हैव n processes in the ready queue and time quantum is q, ठीक है, तो क्या होगा अगर हमारे पास जो हमारा टाइम क्वांटम अगर बड़ा हो तो क्या होगा, और अगर हमारा टाइम क्वांटम छोटा हो तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। दोनों सूरतों में हम देखते हैं। अगर हमारा टाइम क्वांटम बहुत बड़ा होता है, मिसाल के तौर पे अगर हमारी क्यू की वैल्यू बहुत बड़ी है, लेट्स सपोज 100 है, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा जी? इसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर आपकी क्यू जो है लार्ज हो, क्यू की वैल्यू लार्ज हो, तो आपका जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत की तरह परफॉर्म करने लग जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? अगर मेरे पास टाइम क्वांटम बड़ा हो तो क्यों मेरा ये एल्गोरिथम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत? इसकी मिसाल मैं उसी आपको तंदूर वाले एग्जांपल लेता हूं। मिसाल के तौर पे हमारे इस शख्स ने को 6 रोटियां चाहिए, इस शख्स को 8 रोटियां चाहिए और इस शख्स को 9 रोटियां चाहिए, और हमारा क्यू जो है वो 100 है जी। अब आपसे मेरा सवाल है कि सबसे पहले ये आए थे सेकंड नंबर पे, ये आए थे थर्ड नंबर पे, तो सबसे पहले किसको रोटियां मिलेंगी? पहला सवाल आप लोगों से, सबसे सर, ये पहले किसको? वन नंबर में जो है और इसकी कितनी रोटियां हैं जी? सर 6 रोटियां है। तो टाइम क्वांटम कितना है? टाइम क्वांटम कितना है जी? जी
टाइम क्वांटम 100 है, right? 100 है। इसका मतलब है इसका काम इस टाइम क्वांटम से पहले पहले खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस जी, सर। इसका मतलब है खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है इसकी बारी हो गई, 6 रोटियां लेके चला गया। अब किसकी बारी है जी? अब जो है CPU किसके पास आएगा? सेकंड आएगा। जी, सेकंड वाले के पास आएगा। और इसका जो रोटियां थी या सीपीयू बस था वो 8 था, और इसका जो सीपीयू बस है वो भी 100 से कम है। यानी कि टाइम क्वांटम के खत्म होने से पहले मेरा प्रोसेस टर्मिनेट कर चुका है, रोटियां अपनी ले चुका है, इसलिए ये भी चला जाएगा। एंड फाइनली हमारे पास ये साहब आते हैं, ये भी अपनी रोटियां लेके चले जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारा टाइम क्वांटम बहुत बड़ा हो, जिस तरह मैंने आपके सामने बताया है, तो आपका जो क्यू है इट बिहेव्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम की तरह ये अपना बिहेवियर करने लग जाता है। मेरी बात क्लियरली समझें। अगर आपका टाइम क्वांटम बहुत बड़ा हो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ और पहले पाओ के हिसाब से आपका मैकेनिज्म जो है वो चलने लग जाता है। इसके अंदर जो राउंड रॉबिन की जो क्वांटम वाली फैसिलिटी थी या खसूसियत थी वो इसमें डाई अप हो जाती है, फोत हो जाती है, उसका कोई किरदार नहीं रह जाता। इसलिए हम टाइम क्वांटम बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। बात समझ आई आपको? हम टाइम क्वांटम बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। मैं जरा इसको मिटा लूं, उसके बाद फिर हम एक और एग्जांपल करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ करे तो प्लीज पूछा करें, ठीक है सर? ये क्वांटम टाइम जो है अगर इससे प्रोसेस का टाइम ज्यादा हो जाए तो वो दोबारा नेक्स्ट जो सर होता है सब जब एग्जीक्यूट हो गए तो इसके बाद ही आएगा। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हमारे पास क्वांटम जो है वो खत्म हो जाए तो फिर वो दोबारा जो है लाइन में दोबारा आएगा। जिस तरह हमने तनूर की एग्जांपल दी थी कि अगर आपने 2 रोटियां ले ली हैं और आपकी 2 रोटियां रहती हैं, अब आप वापस लाइन में लगोगे, आप पीछे दोबारा से स्टार्ट करोगे। सही है ना? हम एग्जांपल लेते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्वांटम जो है वो बहुत छोटा हो, क्वांटम अगर हमारे पास लेट्स सपोज 1 है, हम वही एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 3 लोग हैं और इसकी रोटियां जो हैं वो हैं 6, फिर इसकी रोटियां जो हैं 5, और यहां पर खातून आई हैं और इनकी रोटियां जो हैं वो 4 रोटियां, और ये लोग, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2 और इसका नाम है 3। क्वांटम हमारे पास है 1। अब पहला सवाल होगा 1 हमारे पास क्वांटम है, तो सबसे पहली बारी किसकी आएगी? सबसे पहली बारी जो है मिस्टर 1 की आएगी। मिस्टर 1 की जब बारी आएगी और ये इसको जब 1 रोटी मिलेगी और इसकी अब कितनी रोटियां रहेगी? इसकी 5 रोटियां रहेगी। जब इसकी 5 रोटियां जैसी आई तो आपका क्वांटम हो गया खत्म। तो अब क्या करेगा? अब सीपीयू आएगा और तंदूर वाला कहेगा भाई तुम ऐसे करो, तुम पीछे जाओ तुम पीछे जाके खड़े हो जाओ पीछे खड़े हो जाओ, और इस बेचारे को दोबारा आप बैक में लेके चले जाएंगे। 1 नंबर यहां चला जाएगा और ये 3 और 2 जो है ये आपकी क्यू बन जाएगी। इस बेचारे को आपने पीछे ले आए और इसकी कितनी रोटियां रहेगी? इसकी 5 रोटियां रहती हैं जी, 5 रोटियां रहती हैं इसकी। अब किसकी बारी है? इसके बाद हमारी बारी है हमारे प्रोसेस नंबर 2 की, और इसकी कितनी रोटियां हैं? इसका कितना बस टाइम है? 5। इसके बाद इसको हम देंगे 1 क्वांटम देंगे, और जैसे ही 1 क्वांटम ये इस्तेमाल करेगा, प्रोसेसर दोबारा इसको कहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा भाई आपका क्वांटम हो गया खत्म, अब आप दोबारा क्यू में पीछे जाके खड़े हो जाओ, लाइन लगा के खड़े हो जाओ। और अब जो है वो क्यू कुछ यूं हो जाएगी, क्यू हमारी कुछ यूं हो जाएगी। 3 की बारी आ जाएगी और उसके बाद 1 और उसके बाद 2। हमारे पास इसमें इस बेचारे का अब 4 रोटियां रहती हैं। फाइनली इस खातून का जब नंबर आता है तो इस खातून को 1 रोटी मिलेगी और अब इसकी रहेगी 3 रोटियां, और अब ये बेचारी जो है ये दोबारा से जब इसकी बारी खत्म हो जाएगी तो इसको हम कहेंगे पीछे आ जाओ, फिर 2 हो जाएगा और दोबारा 1। ठीक है, अब किसकी बारी आएगी? अब दोबारा 1 की बारी आएगी। समझ आ रही है ना? 1 की बारी आएगी, फिर 2 की बारी आएगी। हर एक शख्स को अपना अपना नंबर हमें मिलेगा और वो एग्जीक्यूट करेगा। तो हम क्या यहां पर हम नोटिस क्या कर रहे हैं? हम ये नोटिस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास क्वांटम बहुत छोटा हो तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है।
कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है? एक प्रोसेस को निकाल के दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू हवाले करता है, इस अमल को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है जब क्यू की वैल्यू बहुत स्मॉल हो। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है उसमें बहुत खर्चा आता है, उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को अवॉइड करते हैं। तो हमारे लिए अब इससे हम क्या सबक हासिल करते हैं? इससे हम ये सबक हासिल करते हैं कि हमारा क्यू की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि एक मुनासिब वैल्यू हो, ना वो बहुत बड़ी हो और ना वो बहुत छोटी हो। हमें एक दरमियानी वैल्यू तक अपने आप को महदूद रखना पड़ेगा। एंड दैट इज द लेसन दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दैट एग्जांपल। अब हम एक प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, P1 है, P2 है और P3 है, और हमारे पास Q की वैल्यू 4 है। और आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि यार अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो किसकी बारी पहले आएगी और किसकी बारी बाद में आएगी? तो और अगर आप, तो हम पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस P1 है और उसका बर्स्ट टाइम 24 है, और हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये सारे 1 बाय 1 इस लाइन में है। पहले P1 आया है, फिर P2 आया है और P3 आया है। तो सबसे पहले किसको बारी देंगे जी? P1 सबसे को। पहले किसको बारी? P1 जो है वो और क्वांटम 4 मिली सेकेंड तक चलेगा। 4 मिली सेकेंड के बाद क्या वाकया दरपेश होगा जी? 4 मिली सेकेंड होने के बाद क्या वाकया होगा जी? सर P2 आएगा और P2 सर फुल कंप्लीट होगा इनका प्रोसेस, क्योंकि वो क्वांटम टाइम जो इस है मौके इनसे पर जैसे P1 4 मिली सेकेंड के मौके पर एक वाकया होगा जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है कि आपका जो डिस्पैचर है वो P1 को उससे सीपीयू वापस ले लेगा, उसको वेटिंग जो है स्टेज में जाके खड़ा कर देगा, और P2 को जो हमारा अगला प्रोग्राम है उसको वो रेडी स्टेट से एग्जीक्यूशन स्टेट में जाके लेके आएगा। यहां पर सवाल है, क्या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की कॉस्ट है या नहीं है? पहला सवाल है या नहीं है जी? इज देयर कॉस्ट और नॉट जी? ये सर होगा। कॉस्ट है कि नहीं? हाँ बिल्कुल कॉस्ट है, कॉस्ट है इसकी। तो यहां पर वो कॉस्ट आप इनकर करेंगे और उसके बाद हमारी P2 की बारी आएगी। अब P2 जो है वो कितने मिली सेकेंड तक चलेगा? P2 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। हमारे पास 4 से लेकर 7 तक हमारा जो क्वांटम है 4, 5, 6, 7, 4 से लेकर 7 तक हमारा चलेगा। 4 इंक्लूडेड है जी, क्योंकि हमारे पास 4 सेकेंड। तो हमारे पास P2 जो है वो 4 मिली सेकेंड हमारे पास चलेगा, लेकिन सॉरी P2 जो है उसका जो बस टाइम है वो सिर्फ 3 है। तो हमारा जो बस टाइम है वो 4, 5, 6, 7 के ऊपर एंड हो जाएगा। आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि क्या P2 की टर्मिनेशन उसके क्वांटम टाइम से पहले हुई है या उसके बाद हुई है? पहले हुई है सर। जी आयशा आप क्या कहती हैं जी? क्या P2 की टर्मिनेशन उसके क्वांटम टाइम से पहले हुई है या बाद में हुई है जी? सर पहले होगी। हाँ हसन, हमने क्लास काफी लेट स्टार्ट की है, इसलिए वी हैव टू कवर टिल अबाउट 4:10 और समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना? हमारी क्लास जो है वो थोड़ी लेट हुई थी। सीआर हमारे थोड़े से बीमार थे आज, तो इस वजह से हमारी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है, ठीक है? अच्छा, तो आप लोग अगर अभी नमाज के लिए लेट सपोज आप चले भी जाते हैं तो प्लीज बाद में आप लोगों ने जो है इसको पहले कोशिश करें कि आप मेरे साथ 4:10 तक रहें, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपने जाना हो, फिर भी बहुत मजबूरी हो, तो प्लीज जो हमारी वीडियो लेक्चर है उसको ना देखना मत भूलिएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे साथ रहें ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ के उसके बाद आप लोग अपने अपने वापस कामों पे जाएं, ठीक है ना? वीडियोस तो और भी बहुत हजारों हैं। अच्छा, तो हमने क्या देखा? हमने कहा कि P2 बेचारा जो है उसकी टर्मिनेशन हो गई 7 मिली सेकेंड पे। अब 7 मिली सेकेंड पे किसकी बारी आएगी जी? किसकी बारी आएगी? P3 सर। हाँ जी, हाँ जी, किसकी बारी आएगी 7 मिली सेकेंड पे? P3 P3 की। और P3 का जो बस टाइम है वो कितना है? 3 वो 3 है सर। हाँ, तो अब इसका मतलब है कि P3 जो है वो 10 मिली सेकेंड के ऊपर खत्म हो चुका है, 10 मिली सेकेंड पे ये एंड हो चुका है। तो
अब कौन सा प्रोसेस रह गया? अब तो जनाब सारे प्रोसेसेस खत्म हो गए, P1 भी खत्म हो गया, सॉरी P2 भी खत्म हो गया, P3 भी खत्म हो गया, अब तो सिर्फ एक प्रोसेस रह गया P1। अब जितने भी क्वांटम हैं वो सारे के सारे P1 को नसीब होंगे। तो P1 जो है वो 14 से 18 चलेगा, 18 से 22 चलेगा, 22 से 26 चलेगा, और 26 से 30 चल के वो भी अपने आप को 4 क्वांटम मजीद लेके वो खत्म कर देगा, अपने प्रोग्राम को ओवर कर देगा। तो ये हमारे पास एक राउंड रॉबिन स्कीम है। और ये आपसे मेरा सवाल है, क्या ये प्रिएम्प्टिव है या ये नॉन प्रिएम्प्टिव राउंड रॉबिन मैकेनिज्म है? जी आप लोगों से मेरा सवाल। सर प्रीएम्प्टिव है जी, नॉन प्रिएम्प्टिव है, ये प्रिएम्प्टिव है, क्या ख्याल है आप लोगों का? प्रीएम्प्टिव है प्रिएम्प्टिव इसलिए क्योंकि इसका जब भी क्वांटम हमारा खत्म हो जाता है तो हम प्रोसेसर उससे छीन लेते हैं। दैट इज व्हाई इट्स अ प्रिएम्प्टिव राउंड रॉबिन मैकेनिज्म विद ए टाइम क्वांटम ऑफ 4। अगर आपके सामने पेपर में इसी तरह में आपके सामने प्रोसेसेस गिवन हो और आपके सामने इसी तरह उसकी वैल्यूज गिवन हो बस टाइम की, ठीक है, तो आपने उस सूरत में इसकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए और आप उसको प्रॉपर्ली जो है एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है ना। तो ये हमारी थी एग्जांपल। तो यहां पर एक फाइनल डिस्कशन जो हमारी राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की है वो ये है कि हमारा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम हमारे टाइम क्वांटम के साइज के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट है। अगर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम बहुत ज्यादा का क्वांटम बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उस सूरत में हमारी पॉलिसी जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम की तरह हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी क्वांटम साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होगा तो फिर ये आपकी अप्रोच ऐसे हो जाएगी जैसे हमारे पास n प्रोसेसेस के पास हर एक के पास अपना अपना प्रोसेसर जैसे उसको मिल चुका हुआ है और वो 1/nth स्पीड ऑफ द रियल प्रोसेसर पे चल रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपका राउंड रॉबिन मैकेनिज्म की क्वांटम बहुत छोटा है, लेट्स सपोज 1 मिलीसेकंड है, तो ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हर प्रोग्राम जो है उसका अपना एक प्रोसेसर है और उसकी स्पीड कितनी है 1/n स्पीड पे चल रहा है। यानी कि अगर आपके पास n प्रोसेसेस हैं तो हर प्रोसेस 1/n स्पीड के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट कर रहा होगा। आपसे मेरा सवाल है, क्या 1/n स्पीड जो है क्या वो एक ज्यादा स्पीड है या कम स्पीड है? आपके ख्याल में, आपका जाती ख्याल क्या है जी? ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है सर। कम है। कम है। कम इसलिए है कि बेसिकली आपने क्या किया कि प्रोसेसर को आप इतनी जल्दी जल्दी स्विचिंग कर रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी स्विचिंग कर रहे हैं कि आपका सारा टाइम वेस्ट हो रहा है स्विचिंग करने पे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पे, और आपका बेचारा जो प्रोसेस है वो 1/n ऑफ द प्रोसेसर टाइम के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। जबकि हमारा जो बाकी, अगर हम क्वांटम टाइम सही से लेते तो हमारी ये वैल्यू n ना होती, हमारी 1/n के बजाय 1/2 भी हो सकती थी, 1/3 भी हो सकती थी, जो कि अच्छा खासा प्रोसेसर का इस्तेमाल है, प्रोसेसर का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल है। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड यूज ऑफ प्रोसेसर। अगर आप 1/n ऑफ स्पीड ऑफ प्रोसेसर जो है वो आप ले रहे हैं, ठीक है ना। सो अगेन दोनों के अपने प्रो एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने फायदे या नुकसान हैं। तो आमतौर पे हम लोग जो है वो राउंड रॉबिन का जो क्यू की जो वैल्यू है वो हम मुनासिब लेते हैं, उसको हम एक दरमियानी लेवल पे लेते हैं ताकि हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो अकर ना हो। तो हमारे सामने देखें, ये एग्जांपल आपके सामने, हम उसी इफेक्ट को देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की वजह से कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होता है या नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास क्वांटम लेवल 12 हो तो आप मुझे ये बताएं कि अगर प्रोसेस हमारे पास क्वांटम 10 है और प्रोसेस टाइम 10 है तो क्या इस प्रोसेस पे किसी किस्म की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी? कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगी, जीरो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, क्योंकि पूरे प्रोसेसर का साइज 10 था और क्वांटम 12 था, तो किसी किस्म की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की कोई कॉस्ट नहीं आई और आपने इस प्रोसेस को 10 के ऊपर खत्म करके एंड कर लिया। दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि अगर आपके पास क्वांटम 6 हो और आपकी एग्जीक्यूशन, आपका प्रोग्राम 10 साइज का हो, तो कितनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग चाहिए इसको जी?
आपसे सवाल, कितनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग चाहिए? सर एक ही सर। एक दफा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब वो 6 होगा तो आपका प्रोसेसर जो है वो आएगा और आपको कहेगा कि भाई आपका टाइम हो गया ओवर, इसलिए आपसे मैं प्रोसेसर छीनने आ चुका हूं। तो यहां पर हमारे पास देखिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। और यहां पर हमारे पास एक और एग्जांपल, एक्सट्रीम एग्जांपल, जब हमारे पास क्वांटम 1 है तो फिर देखिए इस बेचारे के साथ क्या हाल हुआ है। 9 टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये देखो यहां पर इस बेचारे को 9 टाइम, यानी कि यहां तक कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुई है। इसके बाद ये यहां पर कॉन्टेक्ट स्विचिंग नहीं हुई, यहां कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुई है, यहां 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 हुई है, और यहां हुई है। 9 टाइम्स कॉन्टेक्ट स्विच हुआ है, क्योंकि आपका टाइम क्वांटम जो था वो 1 था। तो हम यहां पर क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि अगर हमारी जो क्वांटम अगर हमारा बहुत बड़ा हो तो हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो नहीं होती, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिदम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्वांटम बहुत छोटा रखते हैं तो उस सूरत में आपका जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की। तो यहां पर आपके सामने पैराग्राफ ही लिखा है, thus we want the time quantum to be large with respect to the context switch time। ठीक है ना? If the context switch time is approximately 10% of the time quantum, then about 10% of the CPU time will be spent in context switching। यानी कि हमने क्या फैसला किया? हमने ये फैसला किया कि अगर आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम जो है वो कम है या ज्यादा जितना भी है, उसको मद्देनजर रख के आपने क्वांटम साइज को जो है वो मैनेज करना होगा। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम काफी ज्यादा है, तकरीबन 10% है, तो उस सूरत में आपने कोशिश करना है कि आपका जो है उसी हिसाब से आप वैल्यू रखें। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में तकरीबन 10 से लेकर 100 मिली सेकेंड तक का हमारे पास जो है वो क्वांटम होता है, जबकि आपका जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम होता है वो तकरीबन 10 माइक्रोसेकंड होता है। माइक्रोसेकंड याद रहे मिली सेकंड से छोटा है। तो 10 माइक्रोसेकंड अगर आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है तो उस लिहाज से 10 से लेकर 100 मिली सेकंड के दरमियान आप अपने क्वांटम को रख सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं? एनी क्वेश्चन अबाउट राउंड रॉबिन मैकेनिज्म एंड प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट टाइम जॉब, जो शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिथम है उसकी स्केड्यूलिंग में किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। मुझे पता है आज हमने काफी काम किया है, लेकिन वी हैड टू डू सम वर्क। ठीक है ना? आज हमें थोड़ा सा काम निकालना था। जी हाँ जी। नहीं सर, नहीं है, यही है। जी रफी, कोई क्वेश्चन है आपके? एनी क्वेश्चन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? नहीं है। जी जी, क्या कह रहे हैं रफी? कुछ कह रहे थे आप, मुझे आपकी आवाज सही से नहीं आई। अच्छा जी, सही है जी। तो हमारे पास चले हम आखिरी टॉपिक करेंगे और मैं आप लोगों को थकाऊंगा नहीं। आप लोग शायद, खैर आप लोग तो थके हुए नहीं माशाल्लाह, सिर्फ आपकी आज एक ही क्लास है तो फिर तो आप काफी फ्रेश होंगे, राइट? हाँ जी, क्लियर है। रफी ने यही कहा कि जी उनको क्लियर है। लेट्स स्टार्ट विद फाइनल टॉपिक ऑफ टुडे, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। फाइनल टॉपिक इसके साथ है। अब हम करेंगे एक नया टॉपिक, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल प्रोसेसर स्केड्यूलिंग। मल्टीपल प्रोसेसर स्केड्यूलिंग जो है उसका क्या मतलब होता है? हमारे जितने भी मॉडर्न जितने भी सिस्टम्स हैं, जैसे आपका जो लैपटॉप हो गया, जो आपके पास आपका एंड्रॉयड फोन हो गया, उन सब के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल फोन में ऑक्टा कोर 8 प्रोसेसर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी एल्गोरिथम्स पढ़े थे वो ये एज्यूम कर रहे थे कि आपके पास सिर्फ एक प्रोसेसर है। तो अब अगर हमारे पास मल्टीपल सीपीयूज एग्जिस्ट करें तो उस सूरत में हम अपने प्रोसेसेस को कैसे एग्जीक्यूट करें, अपने प्रोसेसेस को किस प्रायोरिटी के लिहाज से एग्जीक्यूट करें, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो इसको हम देखते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है होमोजीनियस
processors. Let me load that up. हाँ जी, अच्छा, तो हमारे पास, अच्छा जी, सर अगर कोई मसला हो तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हाँ बिलाल, अगर आपको कोई इशू हो तो ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, नो प्रॉब्लम। वी आर फ्रेश, हाँ फ्रेश है रफ़ी, बिल्कुल फ्रेश है, अच्छी बात है, आज हमने थोड़ा सा काम निकालना है। अच्छा, तो सो लेट्स टॉक अबाउट मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। लेट मी टर्न ऑन द स्लाइड। हाँ जी, तो हमारे पास अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स हों तो उस सूरत में हमारे पास लोड शेयरिंग को हमने कैसे मैनेज करना है, लोड शेयरिंग को हमने किस तरीके से जो है वो मेजर करना है। तो हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस हो सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हमारे पास होमोजीनियस प्रोसेसर्स हो। होमोजीनियस का मतलब ये है कि हमारे सारे प्रोसेसर जो हैं वो एक ही तरह की फंक्शनैलिटी को जो है वो प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, सारे के सारे प्रोसेस आइडेंटिकल हैं। जब आपके सारे प्रोसेसर जो हैं वो आइडेंटिकल हों तो हम उनको होमोजीनियस प्रोसेसर्स के नाम से जानते हैं। तो हम कोई भी प्रोसेस किसी भी प्रोसेसर के हवाले कर सकते हैं। प्रोसेसर ए के हवाले हम कोई प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसेसर बी के हवाले हम कोई प्रोसेस कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेसर के हवाले हम कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारे पास दो अप्रोचेस हैं मल्टी प्रोसेसर स्केड्यूलिंग के अंदर। एक हमारे पास इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक प्रोसेसिंग और एक हमारे पास है दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रोसेसिंग सिस्टम। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? एसिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास हम एक प्रोसेसर को कुछ खास कामों के लिए हम कहते हैं कि तुमने मेरे भाई सिर्फ ये काम करने हैं, तुमने ये सिर्फ स्पेसिफिक काम करने हैं। हम उसमें एक मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप कायम करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास प्रोसेसर है जिसका नाम है ए और एक प्रोसेसर है बी और सी। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेसर ए है ये अपनी स्केड्यूलिंग के लिए जितने भी हमारे पास ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मास्टर फंक्शंस हैं, लेट्स सपोज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का काम हमने कहा कि ये अब प्रोसेसर ए का काम होगा कि वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का काम करे, या डिस्पैचिंग का काम हम कहें कि प्रोसेसर ए सिर्फ और सिर्फ डिस्पैचर का काम करेगा, इसका काम कोई और नहीं होगा। तो हम इसके हवाले ये काम कर सकते हैं। इसी तरह हम प्रोसेसर सी और बी को ये हम कह सकते हैं कि मेरे भाई प्रोसेसर सी एंड बी, आप लोगों का मकसद ये होगा कि आपको प्रोसेसर ए जो प्रोसेस हवाले करेगा, जो यूजर कोड हवाले करेगा, आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ वो करना है। इसका एक बड़ा फायदा क्या होता है? उसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एट एनी गिवन टाइम हमेशा एक डेडिकेटेड प्रोसेसर उसके पास हमेशा मौजूद रहता है। कभी भी ऐसा मौका नहीं आता कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपना प्रोसेसर ना हो। और आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका हर वक्त रन होना बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई रोग प्रोग्राम, कोई जिद्दी प्रोग्राम आ जाए और उसको निकालना पड़े तो उस सूरत में हमारे पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा उसी सूरत में आप उसको निकाल पाएंगे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रोसेसर ए को एक टोटली सेपरेट मकाम दें, एक टोटली सेपरेट जगह दें, ताकि वो उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के प्रोसेसेस और बाकी जो वाइटल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गया, जैसे कि हमारे पास स्केड्यूलिंग हो गया, डिस्पैचर हो गया, पीसीबी की जो मेंटेनेंस होगी, ये सारे काम हम प्रोसेसर नंबर ए के हवाले कर सकते हैं। ठीक है जी, एक तरीका। दूसरा तरीका सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। दूसरा हमारे पास मेथड क्या है जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग मैकेनिज्म या प्रोसेसिंग, एसएमपी। एसएमपी में क्या होता है कि हर प्रोसेसर अपनी क्यू मेंटेन करता है, हर प्रोसेसर अपनी क्यू मेंटेन करता है प्रोसेसर्स की।
यानी कि अगर मेरे पास प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, प्रोसेसर सी है, तो प्रोसेसर ए की अपनी क्यू होगी, प्रोसेसर बी की अपनी स्केड्यूलिंग क्यू होगी और प्रोसेसर सी की अपनी स्केड्यूलिंग क्यू होगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम को इन सब की अपनी अपनी क्यूज को मैनेज करने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हमने अभी तक जो देखा एल्गोरिथम्स वो सिर्फ एक प्रोसेसर की बात कर रहे थे, यहां पर तो मल्टीपल प्रोसेसर्स आ गए और हर प्रोसेसर जो है वो अपनी अपनी क्यू मेंटेन कर रहा है। तो उस सूरत में हम कैसे मैनेज करेंगे, ये सारा हेडेक जो है वो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको करेगा। दिस इज अ वेरी एडवांस टॉपिक, दैट इज व्हाई अ सेपरेट चैप्टर इज डेडिकेटेड फॉर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ये आसान बात नहीं है, इसके लिए पूरा एक चैप्टर गिवन है कि कैसे हम सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है उनको मैनेज कर सकते हैं। दिस इज चैप्टर 6 ऑफ द बुक, जो कि उसके अंदर डिटेल में गिवन है। राइट नाउ मैं आपको इसमें नहीं उलझाऊंगा क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स काम है और आपको मैं जो है उलझाना नहीं चाहता। अभी हम क्या करने लगे, जो हमारा फाइनल टॉपिक है, बस ये मेरा वाकई फाइनल टॉपिक है, ठीक है ना, अब परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अब हम करने लगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर हमारे प्रोसेसेस की स्केड्यूलिंग किस तरह से की जाती है और क्या मैकेनिज्म जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें, उसके अंदर प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए। तो विंडोज हमारा प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग मैकेनिज्म्स को जो है मैनेज करता है। विंडोज एक्सपी हो, विंडोज 7 हो, विंडोज 10 हो, वो सारे प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग मैकेनिज्म को डिप्लॉय करते हैं। उसका डिस्पैचर जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी थ्रेड या प्रोसेस को सबसे पहले जो है वो एग्जीक्यूट करता है। डिस्पैचर को हम एक स्पेसिफिकली अलग से प्रोसेसर हवाले करते हैं और उसका काम ये होता है कि वो जो है प्रायोरिटी की बेसिस पे जो है मुख्तलिफ थ्रेड्स को जो है एलोकेट करे, टाइम स्लाइसेस एलोकेट करे, क्वांटम एलोकेट करे। यहाँ पर टाइम स्लाइसेस का मतलब है क्वांटम एलोकेट करे और उनको प्रीएम्प्ट करे अगर किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी जो है वो कम हो जाती है। मैं रिपीट करता हूं, विंडोज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी से लेकर विंडोज 10 तक सारे के सारे प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग मैकेनिज्म के तहत चलते हैं। उनके अंदर जो प्रोग्राम होता है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी थ्रेड या प्रोग्राम होता है, थ्रेड का मतलब है हमारे पास एक प्रोसेस का सब पार्ट, उसको हम थ्रेड कहते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी, उसको हम करेंगे। डिस्पैचर वो प्रोग्राम होता है विंडोज के अंदर जो कि उसके हवाले करता है सीपीयू को, और अगर वो टर्मिनेट हो जाए तो उसको हम निकाल लेता है। अगर किसी किस्म की सिस्टम कॉल हो या उसको आपने वेटिंग स्टेज में लाना हो तो उसको हम कहते हैं ब्लॉकिंग। विंडोज के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको ब्लॉकिंग कहते हैं। ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, जब किसी भी प्रोसेस को हम वेटिंग स्टेट में ले जाएं या उसको हम आईओ स्टेट में ले जाएं तो उसको हम ब्लॉकिंग के नाम से जानते हैं विंडोज की टर्मिनोलॉजी के अंदर, ठीक है। हमारे पास विंडोज के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को, मुख्तलिफ प्रोसेसेस को मुख्तलिफ लेबल्स हम देते हैं। सबसे बड़ा लेबल जो देते हैं वो हमारे पास होता है रियल टाइम प्रोसेसेस और दूसरा लेबल होता है नॉन रियल टाइम प्रोसेसेस। मैं रिपीट करता हूं, हमारे पास दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, एक हमारे पास रियल टाइम प्रोसेसेस होता है और एक हमारे पास नॉन रियल टाइम प्रोसेसेस होते हैं, और हर एक की अपनी 32 लेवल प्रायोरिटी स्कीम डिप्लॉय करता है विंडोज। मैं रिपीट करता हूं, हमारे पास दो टाइप के प्रोसेसेस हैं, एक हमारे पास रियल टाइम प्रोसेसेस या थ्रेड्स हैं और एक हमारे पास नॉन रियल टाइम प्रोसेसेस हैं, और ये 32 ओवरऑल प्रायोरिटी लेवल्स रखता है। मिसाल के तौर पे रियल टाइम जो है उनकी प्रायोरिटीज 16 से 31 के दरमियान होती हैं और नॉन रियल टाइम प्रोग्राम्स की 1 से 15 होती है। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं, रियल टाइम प्रोसेसेस वो होते हैं जिनको प्रोसेसर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, टाइम के साथ उनको जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ गूगल मीट के ऊपर बात कर रहा हूं और गूगल मीट के ऊपर राइट नाउ जो हमारी गुफ्तगू है ये रियल टाइम में हो रही है। अगर गूगल मीट को टाइम न मिले
वक्त पे मेरी आवाज आप तक ना पहुंचे तो हमारी सारी कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी। तो हमारा ये जो गूगल मीट का प्रोग्राम है, क्या ये रियल टाइम प्रोग्राम है या नहीं? हाँ जी, है या नहीं? क्या ख्याल है आप लोगों का? यस सर गूगल है। मीट का प्रोग्राम क्या? बिल्कुल जी, ऐसा है, बिल्कुल। यस सर ये है आपके सर। फरहान जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारा ये प्रोग्राम रियल टाइम प्रोग्राम है। व्हाई इट इज अ रियल टाइम प्रोग्राम? बिकॉज इट इज टाइम डिपेंडेंट, इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन रियल टाइम एग्जीक्यूशन। लेकिन आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं रियल टाइम नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने इस वक्त बहुत सारे और प्रोग्राम्स जो है वो ओपन किए हैं, जैसे कि मेरे सामने जो है वो PDF फाइल्स खुली हुई हैं, लेकिन दे आर नॉट रियल टाइम प्रोग्राम्स। तो अगर मैं उनको जो है वो प्रायोरिटी लो भी देता हूं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। यहां पर अब आपका अगला सवाल होगा कि सर इन 32 लेवल में लो प्रायोरिटीज कौन सी हैं और हाई प्रायोरिटीज क्या हैं? तो लो प्रायोरिटी जो है, लो जो है वो 0 है, 0 इज लो प्रायोरिटी। और हाई जो है वो हमारे पास जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो हमारे पास 32 है। हमारे पास ये है प्रायोरिटीज होती हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे जो नॉर्मल प्रोग्राम्स हैं उनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं जरा थोड़ा रिमूव कर दूं, ये बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं यहाँ पर। हमारे पास जो नॉर्मल प्रोग्राम्स हैं उनमें 1 से लेकर 15 तक हम प्रायोरिटी देते हैं नॉर्मल प्रोग्राम्स को, और जो रियल टाइम प्रोग्राम्स हैं उनको हम 16 से लेकर 31 तक हम जो है वो प्रायोरिटी देते हैं रियल टाइम प्रोग्राम की। यहां पर याद रहे कि लो प्रायोरिटी 0 है और हाई प्रायोरिटी जो है वो 32 तक जाती है। इनके दरमियान ये सारी वैल्यूज वेरी करती हैं। प्रायोरिटी नंबर 0 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट थ्रेड की प्रायोरिटी होती है। मेमोरी मैनेजमेंट थ्रेड का मतलब है कि आपका जो रैम है उसको मैनेज करने की जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी नंबर 0 होती है। ठीक है, यहां पर उसकी प्रायोरिटी 0 का मतलब ये नहीं है कि उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। उसकी प्रायोरिटी का मतलब है कि इसको आप टोटली सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो टोटली सेपरेटली की जा रही है, प्रायोरिटी नंबर 0 जो है। अच्छा, अगर कोई भी थ्रेड जो है एग्जीक्यूट ना हो रहा हो, कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो रहा हो, तो एक आइडल प्रोसेस हमेशा हमेशा एग्जीक्यूट होता है जिसको हम आइडल थ्रेड के नाम से जानते हैं, और उसकी प्रायोरिटी सबसे लो होती है। नंबर 1 के ऊपर उसकी प्रायोरिटी एग्जिस्ट करती है। आई होप आपको रफ सा आइडिया हो गया होगा कि विंडोज के अंदर स्केड्यूलिंग कैसी होती है। मैं एक दफा फिर आपके सामने रिपीट कर देता हूं। विंडोज जो है वो प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है। वो हाईएस्ट प्रायोरिटी थ्रेड को सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है, और जैसे ही आपकी प्रायोरिटी खत्म होती है तो डिस्पैचर उस प्रोसेस या उस थ्रेड को निकाल बाहर करता है और नेक्स्ट जो भी आपके पास प्रोसेस है उसके हवाले कर देता है। प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को आप टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको प्रीएम्प्ट कर सकता है विंडोज। कब कब प्रीएम्प्ट कर सकता है? अगर थ्रेड जो है वो ब्लॉकिंग करे। ब्लॉकिंग का मतलब है कि वो किसी भी वेटिंग स्टेज में चला जाए या वो आईओ कॉल के लिए चला जाए, उस सूरत में ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ब्लॉक कर सकता है, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल कर सकता है, यानी कि उसको निकाल सकता है। या अगर उसका टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम खत्म हो जाए, उस सूरत में भी आप उसको निकाल सकते हैं। थ्रेड जो है वो रन होता रहता है जब तक आप उसका टाइम स्लाइस नहीं है, या ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी और वजूहात की वजह से उसको हायर प्रायोरिटी थ्रेड अगर आ चुका है और वो उसको लात मार के बाहर निकाल देता है, वो काम भी आप कर सकते हैं इस विंडोज की स्केड्यूलिंग में। हमारे पास 2 टाइप के प्रोसेसेस हैं विंडोज के अंदर। एक को हम रियल टाइम प्रोसेस कहते हैं और एक को हम नॉन रियल टाइम प्रोसेसेस कहते हैं। रियल टाइम प्रोसेसेस जो है वो प्रोसेस हैं जिनकी अहमियत टाइम के लिहाज से बहुत ज्यादा है, और उनको प्रोसेसर्स की जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है, और टाइमली जरूरत, वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, उनको फौरन फौरन सर्व करना जरूरी है। तो उनकी प्रायोरिटीज हाई रखी गई हैं। 16 से लेकर 31 तक उनकी प्रायोरिटीज रखी गई हैं जो कि हाई प्रायोरिटीज हैं, और जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं उनकी प्रायोरिटीज 1 से लेकर 15 तक रखी गई हैं। तो हम लोगों ने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है। ये हमारे पास Win32 API जो है, यानी कि हमारे पास जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की API है वो C++ के अंदर, ये उनके वेरिएबल के नाम है, ये एक्चुअल वेरिएबल नेम्स है, ये एक्चुअल प्रायोरिटी टेबल है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको देखें। आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में इतना डिटेल में और इतना स्पेसिफिक
कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स में नहीं करवाता, इसलिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको तवज्जो से पढ़ें। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल है रियल टाइम प्रायोरिटी क्लास, नंबर है हाई प्रायोरिटी क्लास, अबव नॉर्मल प्रायोरिटी क्लास, नॉर्मल प्रायोरिटी क्लास, बिलो नॉर्मल प्रायोरिटी क्लास, आइडल प्रायोरिटी क्लास। ये हमारे पास जितने भी मैंने आपके सामने क्लासेस पेश किए हैं, ये हमारे पास C++ के अंदर कॉन्स्टेंट्स हैं जी। C++ कॉन्स्टेंट्स पढ़े हैं आप लोगों ने? कॉन्स्ट पढ़ा है आपने जी? पढ़ा है कि नहीं? हेलो, ये सर कांस्टेंट पढ़े जो कांस्टेंट वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल। हाँ जी, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कहता हूँ कॉन्स्ट इंट टाइम इज इक्वल टू 3, तो ये मेरे पास एक टाइम नामी एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट्स हैं। तो दीज आर ऑल कांस्टेंट्स प्री डिफाइंड इनटू विंडोज 32 एपीआई। याद रहे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम C++ के अंदर बना हुआ है, इसलिए ये सारे जो वेरिएबल्स हैं दीज आर ऑल C++ वेरिएबल्स। तो पहले का नाम रियल टाइम प्रायोरिटी क्लास, इनके मतलब क्या है वो हम बाद में देखते हैं, मतलब को छोड़ो, सिर्फ अभी नाम देख ले। उसके अलावा हमारे पास ये हमारे पास प्रायोरिटी क्लासेस है। मैं आपको पहले बताता हूं कि प्रायोरिटी क्लासेस क्या होती हैं। हाँ, अब यहां पर आपके सामने एक टेबल गिवन है, यहां पर आपके पास ये प्रायोरिटी क्लास है जी। सबसे पहले प्रायोरिटी क्लास है रियल टाइम। रियल टाइम प्रोसेस वो होगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास क्लास है जिसका नाम है हाई। हाई हमारे पास एक ऐसे प्रोसेसेस होंगे जिनकी जो प्रायोरिटी है हाई है, ऑब्वियसली बड़ा नाम से जाहिर है। फिर आता है अबव नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मल, बिलो नॉर्मल, एंड फाइनली आइडल प्रायोरिटी। याद रहे ये क्लासेस हैं। अब आगे आप कहें कि सर ये क्लासेस का क्या मतलब होता है, सर ये क्लासेस इसका क्या मतलब होता है? चले मैं इसकी मिसाल मैं देता हूं। जैसे आपके पास आपके सेशंस हैं, सॉरी, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने सेक्शंस है जी? 2 सेक्शंस है, 3 सेक्शंस है? कितने सेक्शंस है जी? जी, हाउ मेनी सेक्शंस आर ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास? जी, हेलो सर कौन सा सेक्शन? आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो MSC की क्लास है, एक सेक्शन है कि 2 सेक्शन है? एक सर, सिर्फ एक है। चले हम एज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज हम ये एज्यूम करते हैं कि आपके 2 या 3 सेक्शंस हैं और मैं आपके हर एक सेक्शन का नाम रखता हूं। सबसे पहले सेक्शन का नाम रखता हूं रियल टाइम, दूसरे सेक्शन का नाम रखता हूं हाई, तीसरे सेक्शन का नाम रखता हूं अबव। चले हम इसको हम एक और तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे दुनिया में, पाकिस्तान में, हर दुनिया में एक आदमी होता है जो सबसे अमीर आदमी होता है। हम कहते हैं यार वो बहुत अमीर आदमी है यार, जिसको हम कहते हैं यार ये तो इलीट क्लास है। हम कहते हैं ना यार वो तो इलीट क्लास है। होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? यस सर होती है। यार ये तो बड़ा अमीर आदमी है। इसको इलीट क्लास का मतलब है कि इलीट क्लास के अंदर कोई एक बंदा नहीं होता, बल्कि कुछ सेट ऑफ पीपल होते हैं जिनको हम इलीट क्लास के नाम से जानते हैं। पॉलिटिशियंस आमतौर पे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े टीचर, उन सबको हम कहते हैं कि यार ये इलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, कहते हैं ना। बात समझ आई? तो यहां पर हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी तरह क्लास सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाता है। कुछ प्रोसेसेस को वो रियल टाइम प्रोसेसेस का लेबल लगा देता है। एक प्रोसेस नहीं, मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन याद रहे कि सारे इलीट बराबर नहीं होते। सारे इलीट बराबर होते हैं आपके ख्याल में? क्या सारे अमीर लोग बराबर होते हैं कि नहीं? कुछ ज्यादा अमीर होते हैं, कुछ कम अमीर होते हैं। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? ये सर होता है। ये सर इसके लिए हम रेंज रखते हैं क्लास के अंदर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमारे पास उमरा या अमीर लोगों में भी मुख्तलिफ अमीर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हमारे पास रियल टाइम क्लास के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं, वो चलो हम बाद की बात करते हैं। इलीट के बाद मिसाल कहते हैं कि हम कहते हैं कि इलीट के बाद अबव नॉर्मल में हम कहते हैं मिडिल क्लास। हम कहते हैं ना यार मिडिल क्लास आदमी है यार, कि मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। तो मिडिल क्लास में कोई एक बंदा नहीं होता, बल्कि माशरे के एक खास तबका होता है जिसको हम मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। फिर एक होता है जो कि पुअर होता है या बिलो, जिसको हम सफेद पोश कहते हैं। हम कहते हैं यार ये सफेद पोश आदमी है,
सफेद पोश, ठीक है। सफेद पोश का मतलब है बहुत ज्यादा गरीब नहीं है, लेकिन बस इतना है कि बस गरीब आदमी है, लेकिन उसके कपड़ों से, उसके रहन सहन से किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये सफेद पोश है। और आखिर में हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं यार वो गरीब आदमी है या बहुत पुअर आदमी है या गुर्बत में बिल्कुल जो है वो पड़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं क्लासेस। ये जो मैंने आपको क्लासेस बताई है ये इंसानी माशरे के अंदर क्लासेस है, लेकिन विंडोज की जो प्रायोरिटी क्लासेस है उसका मकसद ये है कि वो सर विंडोज मुख्तलिफ करते सर नमाज कदा हो रहा है सर। यार अब मैं क्या करूं, खत्म भी तो करना है ना। मैं आपका सीआर लेट आते हैं तो वी हैव टू डू दैट। चलिए ये खत्म करके मैं आपको फिर जाने दूंगा, ठीक है। बस मुझे 1 मिनट दें। तो इसी तरह विंडोज के अंदर हमारे पास इसी तरह क्लासेस अवेलेबल होती हैं। अगली क्लास में चले हम जब आएंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको ये वाला पार्ट कराऊंगा, ठीक है। अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि एक क्लास के अंदर सब क्लासेस कैसे बनाता है विंडोज एक्सपी और कैसे उन सब को मैनेज करता है और उन सब की जो ये जो प्रायोरिटीज की जो वैल्यूज हैं इनका क्या मतलब है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको कवर करेंगे। एहतशाम अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 2:30 के ऊपर जो है वो आप लॉन्च कर दिया करें, ताकि आप जो है सारे लोग जो है वक्त पे क्लास स्टार्ट कर सकें और हम लोग वक्त पे खत्म कर सकें, ठीक है जी। चले मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं, उसके बाद में आप लोग की अटेंडेंस जो है वो मैं